Hello, my dear students. Welcome to our classroom. This is Radha. I hope you are doing well. In this video, we are going to discuss Chapter 4 of Class 6th NCERT Science. Chapter 4 Sorting Materials into Groups. यानी जितने भी मटेरियल्स हमारे आसपास हैं उन्हें अब हम ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे. ठीक है. 4.1 Objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. हमने अभी प्रीवियस चैप्टर्स में इतना तो पढ़ लिया कि फूड और क्लोथ में अलग अलग वैरायटी होती है. सिर्फ फूड और क्लोथ में ही नहीं, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है. जैसे हम अपने आसपास चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल यानी बर्तन, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज और ये सब चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं. इन सब चीज़ों के अलग अलग शेप्स होते हैं और अलग अलग कलर्स होते हैं और इनके अलग अलग यूजेस, यानी इनको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. बुक को इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के लिए, फिर अगर हम बोलें तो यूटेंसिल्स को यूज़ करेंगे हम खाना पकाने के लिए. सिमिलरली सबका अलग अलग यूज़ होता है. Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen pitcher, ghada. Suppose we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in tables 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. अच्छा, अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि आपको अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो भी ऑब्जेक्ट्स राउंड शेप के हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और लिस्ट करना है. तो हो सकता है कि आपकी लिस्ट में एक रबर बॉल हो, एक फुटबॉल हो या एक ग्लास मार्बल हो. ठीक है, मार्बल्स जिससे हम बचपन में खेलते भी थे. अगर हम बोलें कि नियरली राउंड यानी कि पूरा गोल तो नहीं है लेकिन गोल के आसपास उसका शेप है, तो हम उसमें एप्पल डाल सकते हैं, ऑरेंजेस डाल सकते हैं, अपना जो पानी का मटका होता है, घड़ा जिसको बोलते हैं, वो डाल सकते हैं. मान लो कि हम देख रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एडिबल हैं, एडिबल यानी कि खाए जा सकते हैं. तो हमने जो टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 चैप्टर 1 की तीनों टेबल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इसमें डाल सकते हैं. हमें ये भी पता चल सकता है कि जितनी भी राउंड शेप्ड हमने ऑब्जेक्ट्स डाले इसमें, जैसे कि एप्पल डाला, ऑरेंज डाला, ये सब एडिबल में भी आते हैं क्योंकि इनको हम खा सकते हैं. तो कोई शेप ऐसा भी, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो राउंड हो और एडिबल दोनों हो. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. Buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. अब मान लीजिए कि हमें एक लिस्ट बनाना है जो सभी ऑब्जेक्ट्स जो प्लास्टिक के बने हुए हैं. उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? बकेट्स यानी बाल्टी, लंच बॉक्स आएगा, टॉयज़ खिलौने, वाटर कंटेनर जिसमें पानी को भर के रखते हैं, वो भी कई बार पानी प्लास्टिक का होता है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल हो गई, फिर पाइप्स जो हमारे हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस ग्रुप में आ जाएंगे. ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने का, अलग अलग तरीके से ग्रुप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अभी जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे उनको किसी को हमने शेप के बेस पे कर दिया था या वो किस मटेरियल के बने उसके बेस पे कर दिया था, तो किसी भी बेस पे हम कर सकते हैं. All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of materials? जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक या दो मटेरियल के बने हुए होते हैं. जैसे कि फूड आइटम जो हम खाते हैं वो इंग्रेडिएंट की बनी होती है. सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट्स मटेरियल के बने होते हैं. ये मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है ग्लास यानी कांच हो, मेटल हो जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब हो गया. प्लास्टिक का बना हो, वुड यानी लकड़े का बना हो, कॉटन का बना हो, पेपर का बना हो, मड या मिट्टी यानी सॉइल का बना हो. क्या कुछ और ऐसे मटेरियल्स हैं जो किसी और चीज़ के बने होते हैं? Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school.
What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. अब जितने मान लो आपने एक एक्टिविटी करनी है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सके एक ऑब्जेक्ट एक दिन पे अपने स्कूल पे सभी लोग लेकर के आइए। तो हो सकता है कि आप सब में से जो लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे चॉक, पेंसिल, फिर नोटबुक, रबर, डस्टर, ये सभी ऑब्जेक्ट्स आप लेकर के आ सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं लेकिन लेके नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल दीवार, ट्रीज, दरवाजे, ट्रैक्टर, रोड, ये सब हम एग्जांपल मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर or wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. अच्छा, इन सभी चीज़ों को सेपरेट कीजिए, एक कलेक्शन बनाइए उन ऑब्जेक्ट्स का जो पेपर से बने हैं या वुड से बने हैं और बाकी सबको अलग कर दीजिए। तो जैसे अगर हम यहीं से एग्जांपल ले लें तो ये ट्रीज और डोर्स जो हैं ये वुड से या ट्रीज से बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके या पेपर से बने हुए हैं, तो ऐसे करके हम सभी को अलग अलग कर देंगे। एक ग्रुप में सिर्फ पेपर या वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, बाकी के जो इनसे नहीं बने हैं वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं जो फूड बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपको 4.1 टेबल नीचे। आपको इनमें से ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर लिखते जाना है और वो किस मटेरियल के बने हुए होते हैं वो आप सामने लिखेंगे, ठीक है। आप हो सके जितने ऑब्जेक्ट्स हो सके वो आप लिखते जाइए। कुछ अगर आपको लगे कि मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का बना हुआ है तो किसी की हेल्प ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है प्लेट और थाली। प्लेट और थाली किसकी बनी हो सकती है? वो हो सकता है स्टील की बनी हो, ग्लास की बनी हो यानी कांच की हो, या प्लास्टिक की बनी हो, किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है। पेन भी हो सकती है प्लास्टिक की हो या मेटल की हो। सिमिलरली यहाँ पर नीचे और भी आप आइटम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, उसमें इन्होंने अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो एक मटेरियल है वुड, वुड से बनी हुई हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उन्होंने यहाँ पर लिस्ट की है। जैसे वुड यहाँ पर लिखा हुआ है, वुड से बनी हुई हो सकती है चेयर हो, टेबल हो, प्लफ, बुलक कार्ट और उसके व्हील्स, ये सब वुड के बने हुए हो सकते हैं। पेपर है, पेपर से बनी हुई हो सकती है बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ये सब पेपर के बने हुए होते हैं। कुछ टॉयज़ भी होते हैं जैसे कि हम बोट बना करके पेपर की और उसको पानी में तैराते भी हैं। लेदर की कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो लेदर के आपके बेल्ट हो सकती है, शूज़ हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं। प्लास्टिक के हो सकते हैं आपकी बकेट हो, आपकी वाटर बॉटल हो, आपका टिफ़िन हो, लंच बॉक्स हो। कॉटन के हो सकते हैं आपके कपड़े हों, आपका जो पिल्लो है वो कॉटन का है, पिल्लो के अंदर कॉटन डला हुआ है, आपका बेडशीट जो है वो कॉटन का है। सिमिलरली नीचे आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इन टेबल्स में से हमें मिलता क्या है? व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials, and then again, one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. अच्छा, अभी ये एक्टिविटी करके हमें क्या पता चला? इन टेबल्स में से हमने ये जाना कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में डालने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि हो सकता है ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग मटेरियल्स के बने हों। फिर हमें ये भी पता लगा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो एक सिंगल मटेरियल का बना हो या अलग अलग मटेरियल्स के बने हों।
तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक मटेरियल को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज कर लो ये आपका वो मटेरियल है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। या तो मान लो इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स डले हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. अगर मान लो कि जो हमारा टम्बलर है जो हम पानी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अगर हम किसी कपड़े का बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बचपने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उस कपड़े में से जो पानी है वो स्ट्रेन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास तो पानी आएगा नहीं। सिमिलरली अगर हम बोलें कि जो बर्तन हमारे किचन में हैं वो अगर स्टील के ना बन करके वो पेपर के बने रहते तो वो पेपर तो 1 मिनट में जल जाता जब उसको हम गैस पे रखते। तो हर एक चीज़ की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए वो काम में आता है। अब देखो जैसे यहाँ पर पहेली जो है पानी डाल रही है कपड़े के वेसल में जो उसने खुद बनाया है, तो पानी नीचे बह रहा है। Appearance. Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. मटीरियल्स एक दूसरे से अलग अलग भी दिखते हैं, जैसे कि वुड जो है आयन से अलग दिखेगा, यानी लोहे से लकड़ा अलग दिखेगा। आयन कॉपर या एल्यूमिनियम से अलग दिखेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ चीज़ें सेम हो लेकिन वो वुड में ना हो। ठीक है, एक्टिविटी 3 आपको बताती है कि अलग अलग मटेरियल्स के जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट और चौक, इन सब के अलग अलग पीसेस इकट्ठे कीजिए। उनमें से कुछ आपको दिखेंगे कि कुछ जो है शाइनी है, कुछ जो है शाइनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर वायर शाइन करेगी, एल्यूमिनियम शीट शाइन करेगी, बाकी सब चीज़ें शाइन नहीं करेंगी। इनको अलग अलग ग्रुप में डालिए। अब ऑब्जर्व कीजिए, जब आपकी टीचर्स इनको अलग अलग 2 पीसेस में काटती है तो फ्रेशली कट पीस भी किसी किसी का शाइनी दिखता है। इन ऑब्जेक्ट्स को भी वापस शाइनी मटेरियल्स में डालिए। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें शाइन और लसर जिसको हम बोलते हैं वो होती है। ठीक है, और कुछ में वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है, जैसे एक मटेरियल है, ये किसी भी चीज़ का है, जैसे आप इसको बाहर से देखते हो इसमें कोई शाइन नहीं है, लेकिन यहाँ से टीचर ने इसको कट किया तो जहाँ से उन्होंने कट किया वहाँ पर शाइन आया, तो इसको आप किस में डालेंगे? शाइनी मटेरियल्स में आप इसको डालेंगे। तो कुछ में चमक होती है, कुछ में चमक नहीं होती। Materials that have such lesser are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull. Because of the action of air and moisture on them, we therefore notice the lesser only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have lesser. मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये सब मेटल्स होते हैं और इन सब में चमक होती है, शाइन होती है। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो अपनी चमक खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हवा का असर हो जाता है, पानी का असर हो जाता है। तो ऐसे केस में जब आप उसको ताज़ा ताज़ा काटेंगे तो उसमें आपको शाइन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें आयरन, जिसमें आयरन के हमारे घर में कबर्ड्स बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में आयरन की बनी होती है। हवा के साथ साथ जैसे टाइम हो जाता है तो वो हवा के साथ उनका कांटेक्ट होता है, पानी के साथ उनका कांटेक्ट होता है, तो उनकी शाइन धीरे धीरे चली जाती है। फिर उनको पॉलिश किया जाता है ताकि उनका ऊपर का वो सरफेस जो है वो कट कर दिया जाए और अंदर के सरफेस पे वापस शाइन आ जाए। ठीक है, सेम चीज़ हमारे गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है उसके साथ भी सेम चीज़ होती है। उसको समय समय पर पॉलिश करवाना पड़ता है, और पॉलिश कुछ और नहीं, सिर्फ उसके ऊपर से जो परत है जो उसको डल कर रही है उस परत को हटा दिया जाता है। मूविंग ऑन, अब आता है हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि कौन सी चीज़ कितनी कड़क है। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it.
The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, and any other material or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. अच्छा देखो, ऐसे कुछ मटेरियल्स आपके आसपास होंगे जिनको जब आप हाथों से दबाओगे तो वो इजीली दब जाएंगे। जैसे कि मान लो आपने एक चाबी ली है मेटल की, ठीक है, आप उससे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हो। किसको स्क्रैच स्क्रैच यानी कि जब घिसते हैं तो सामने स्क्रैचेस हो जाते हैं, ठीक है। आप उस मेटल की से स्क्रैच कर रहे हो किसको, वुड को, एल्यूमिनियम को, एक स्टोन के पत्थर को, या एक नेल को, नेल हमारा वाला नेल भी हो सकता है, नाखून, कैंडल को, चौक को, और बाकी सभी जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं। जब आप उसको स्क्रैच करेंगे वुड के ऊपर तो आपका स्क्रैच हो भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जब आप उसको एल्यूमिनियम पे करेंगे तो स्क्रैचेस बहुत मुश्किल से होंगे, स्टोन पे करेंगे तो भी बहुत मुश्किल से होंगे, नेल पे करेंगे अगेन मुश्किल से होगा, कैंडल क्योंकि सॉफ्ट होता है तो इजीली हो जाएगा, चौक से भी इजीली हो जाएगा, और बाकी सब पे जो भी आपने लिया है। अगर आप जो स्क्रैच कर रहे हो तो इजीली स्क्रैच हो जा रहा है तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे सॉफ्ट। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट। और जो नहीं स्क्रैच हो रहा, जिनको दबाना मुश्किल है, उनको हम बोलते हैं हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन या स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है जिससे बर्तन साफ करते हैं, तो वो दोनों जो है सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जिस चीज़ से स्पॉन्ज बना होता है आयरन, वो हार्ड होता है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? अच्छा, क्या आप अपने मटेरियल्स में, अभी आपने देखा कि सभी मटेरियल्स अपीयरेंस में यानी देखने में हो सकता है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हों, उनमें शाइन हो सकती है, उन वो कड़क हो सकते हैं, वो रफ हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, है ना। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं किसी मटेरियल की जो उसको डिस्क्राइब करें, तो हो सकती हैं। पहला अभी नेक्स्ट आता है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। जब आप उस चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो पानी के साथ घुल जाता है तो वो सॉल्यूबल है, अगर वो नहीं घुलता है तो वो इनसॉल्यूबल है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आप कुछ सॉलिड मटेरियल्स को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टेबल में दिए हुए हैं सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट, ठीक है। इन सबको जब आप पानी में मिलाएंगे तो इनमें से सॉल्ट, शुगर और ये सिर्फ ये दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में एकदम घुल जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे पानी के अंदर, आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो पानी में अंदर घुल गए। बाकी की तीनों चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो जो घुल जा रहे हैं वो सॉल्युबल हैं और जो नहीं घुलेंगे वो इनसॉल्युबल हैं। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We can say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a लॉन्ग टाइम। दीज सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टर का मतलब होता है उसको मिक्स करना। जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को मिक्स करेंगे पानी में लंबे समय के लिए भी, फिर भी वो घुलेंगे नहीं, उसमें वो विजिबल रहेंगे, आप देख पाएंगे उसको पानी के अंदर। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम इनसॉल्युबल कहते हैं। वाटर प्लेज एन important रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर? अच्छा, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा परसेंटेज पानी का होता है ना, और वो पानी इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिला करके हमारी बॉडी में दौड़ा सकता है। क्या लिक्विड्स भी पानी में घुल सकते हैं? तो कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो नहीं घुलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ यहाँ पर टेबल 4.4 में, ये नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 5 है, ये टेबल 4.4 में कुछ लिक्विड्स दिए हुए हैं। आपने ये सभी लिक्विड्स इकट्ठे करने हैं अगर पॉसिबल है तो, और फिर उनको पानी में मिला के देखना है। विनेगर है सबसे पहले यानी कि सिरका, दूसरा है लेमन जूस, नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल और केरोसिन। अगर आप इन सबको पानी में एक एक करके मिलाएंगे तो विनेगर मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, हम नींबू पानी पीते हैं, फिर मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होगा, कोकोनट ऑयल मिक्स नहीं होगा और केरोसिन, तीनों मिक्स नहीं होंगे। रीज़न अब आगे आइए पढ़ें इसको, ठीक है। सम गैसेज आर soluble in water whereas others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plants that live in water.
कुछ गैसेस पानी में पहले ही डली हुई होती हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और वो पानी में घुली हुई भी होती है। कुछ गैसेस अगर हम घोलने की कोशिश करें पानी में तो वो घुल भी जाती हैं, कुछ नहीं भी घुलती हैं। यहाँ पर जो हमने ये दो तीन हमने आपको जो बताया, ये तीनों ये पानी में क्यों नहीं घुले, क्योंकि ऑयल का वजन पानी के वजन से कम होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है और इसलिए ऑयल जो है पानी में ऊपर ऊपर वाली परत पे एकदम तैर रहा होता है, कभी भी वो अंदर नहीं जाएगा। सिमिलरली केरोसिन हो, पेट्रोलियम हो, या ये सारी चीज़ें जो भी हैं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं, वो सब कोई भी पानी में डिजॉल्व नहीं होगी। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोट का मतलब होता है कि वो तैरेंगी, सिंक मतलब वो डूब जाएंगी। एक्टिविटी 4 करते समय आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of this? अगर मान लो आप कुछ चीज़ें हैं आपके पास जो आप उसमें डालेंगे, सपोज कर लो कि सबसे पहले आपने पानी में जैसे अभी एक्टिविटी 4 हमने की कि सॉल्ट और शुगर और ये बाकी सब चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व होती हैं कि नहीं होती। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब जब डिज़ोल्व नहीं होती तो या तो वो पानी के ऊपरी परत पे रुक जाती हैं, या तो वो एकदम निचली परत पे जा कर के बैठ जाती हैं। तो जब वो ऊपरी परत पे होती है तो उसको बोलते हैं फ्लोट। अगर वो नीचे जाके बैठ गई तो वो हुई है सिंक, ठीक है, डूब गई है वो। अब यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि आप एक पॉन्ड है, तालाब है पानी का, उसमें सूखे हुए पत्ते जो हैं गिरे, वो पत्ते जो हैं ऊपर तैरेंगे। उसके सिवा आप अगर इसी पॉन्ड में स्टोन फेंकेंगे तो वो स्टोन एकदम नीचे चला जाएगा, आपको नहीं दिखाई देगा। आपके पास एक ग्लास है पानी का, उसमें आप कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं हनी के, तो वो चीज़ जो है वो अंदर जाकर के नीचे बैठ जाएगी हनी, क्योंकि हनी वजन में ज़्यादा है पानी से। ठीक है, तो बूझो आपको कुछ 5 एग्जांपल्स यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बूझो वुड लाइक टू you to give him 5 examples of each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अच्छा देखो, यहाँ पर बूजो ने कुछ चीज़ें डाली हैं इसमें, जैसे पत्ता है, फिर उसके बाद सिक्का डाला है उसने, कीज डाली है, स्टोन्स डाले हैं। बूजो आपसे ऐसे 5 एग्जांपल्स चाहता है जो या तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे या तो वो सिंक कर जाएंगे। इवन प्लास्टिक की भी आप कोई भी चीज़ देख लो, वो फ्लोट ही करेगी, कभी भी सिंक नहीं करती वो। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. इसको underline कीजिए. Glass, water, air, and some plastics are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, carton, or a metal container. Wood, cardboard, and metals are examples of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अच्छा देखिए, जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो आप किसके पीछे छुपना चाहेंगे? एक मान लो विंडो है जो पूरी की पूरी कांच की बनी हुई है, आप उसके पीछे छुपेंगे जाकर के तो आपके दोस्त तो आपको फटाक से ढूंढ लेंगे कि भाई ये तो यहीं बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है, उसके आर पार आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक लकड़े का डिब्बा रखा हुआ है, आपको बताना है उसके अंदर है क्या बिना खोले।
तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके आर पार आप नहीं देख सकते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ओपेक, और जिनके आर पार हम देख सकते हैं एकदम क्लियरली उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अब अगर आप एक बार ध्यान से यहाँ पर देखें तो बूझो 3 चीज़ों को पकड़ के खड़ा हुआ है यहाँ पर। पहली वाली चीज़ जो है वो ओपेक है क्योंकि उसके पीछे से बूझो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। जो तीसरी वाली चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि उसके पीछे से बूझो एकदम क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सेकंड नंबर थिंग है जिसमें बूझो ना तो पूरा दिख रहा है ना तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, वो चीज़ कौन सी है ये देखने के लिए आपको करनी पड़ेगी एक्टिविटी 6। एक पेपर लीजिए, पेपर का शीट लीजिए और उसको एक बल्ब के सामने, बल्ब जला हुआ होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए, उसके सामने रखिए और उसके आर पार आप देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको उसमें से धुंधला दिखेगा एकदम, और उसके ऊपर आपको 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं ऑयल के और उसको पूरे पेपर पे स्प्रेड कर देना है। अब वापस उसी बल्ब की तरफ लगा करके देखिए तो आपको कुछ जो पेपर जहाँ जहाँ पर ऑयल स्प्रेड किया हुआ है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपको बल्ब अब क्लियरली थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल है। ऐसे केस में आप पूरा का पूरा क्लियरली नहीं देख पाएंगे, थोड़ा क्लियरली दिखेगा और एकदम बंद भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, अगर हम इसको टिक करें, द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट से हम देख सकते हैं, जिन मटेरियल से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो हमने अब तक 3 पढ़ ली। एक तो पढ़ा था ट्रांसपेरेंट जिससे हम आर पार पूरा देख सकते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था ओपेक जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, और तीसरा हमने पढ़ा ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत कम। नॉर्मली ऑफिसेज में ऐसे कांच लगे होते हैं, है ना। फिर आगे आओ, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट that was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? हमने फैट्स का एक टेस्ट किया था सॉरी, फैट्स का हमने एक टेस्ट किया था जिसमें हमने पेपर पे वो चीज़ रखवाई थी। सपोज कर लो आपने समोसा है आपके पास, आप उसको पेपर पे रखिए, थोड़ी देर बाद अगर पेपर पे आपको ऑयल के निशान दिखते हैं इसका मतलब उस समोसे में फैट है। ठीक है, तो वो जो पेपर पे हुआ था वो भी ट्रांसलूसेंट ही था। कुछ ऐसे एग्जांपल्स ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के आप सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। 3 तरीके से हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। पहली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. अच्छा, पहली आपको एक काम दे रही है कि एक टॉर्च लीजिए जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, उसको जलाइए एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, और उसके ऊपर ऐसे अपना हाथ रखिए। पहली देखना चाहती है कि आपका हाथ कौन सी कैटेगरी में आता है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। तो ये आप करके देखिए और आपको पता अपने आप चल जाएगा। Why do we need to group materials? अच्छा नहीं, ऊपर वाला एक है और we learnt that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा देखिए, कि मटेरियल्स दिखने में अलग हो सकते हैं, वो जैसे पानी में या बाकी के लिक्विड्स में मिक्स होते हैं उसमें अलग हो सकते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हो सकते हैं। हो सकता है वो पानी पे फ्लोट करें और सिंक करें, ऊपर ही रहें या नीचे डूब जाएं। हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट हो, पूरा आर पार दिखे, ओपेक हो, आर पार बिल्कुल ना दिखे, ट्रांसलूसेंट हो, आर पार दिखेगा लेकिन कम ज़्यादा। मटेरियल्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस, उनमें क्या क्या चीज़ें सेम है और क्या क्या अलग है, उनके बेस पे भी अलग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स? हमें मटीरियल्स को अलग करने की क्या ज़रूरत है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop, all soaps at other corner, while grains and pulses are stored at some other places. अच्छा, हमें अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्या है?
हम चाहें हम इन सबको मिक्स करके रख सकते हैं, पूरा खिचड़ी बन करके रहेगा, लेकिन हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों को जब हमें ज़रूरत हो तब हम उनको आसानी से उस जगह पर से ले सकें। हमारे बड़े ऐसे बोलते हैं कि आप जिस चीज़ को जिस जगह से उठा रहे हो उसी को वापस वहीं रखो, ठीक है? तो वो ज़रूरी भी है एक तरीके से। ऐसा करने से हम उस चीज़ को जब ढूँढने जाएँगे तो हमें बहुत आसानी से वो लोकेशन उस चीज़ का पता चल जाएगा। जैसे आप कभी एक ग्रोसर के पास जाओ जो खाने-पीने की चीज़ें बेचता है, उसमें अगर आप कभी देखो तो वो सारे बिस्किट्स एक कॉर्नर पे रखेगा, सारे जो सोप हैं, जो साबुन है वो अलग कॉर्नर पे रखेगा, जो ग्रेन्स और पल्सेस हैं, दालें, व्हीट, राइस ये सब वो अलग कॉर्नर पे रखेगा ताकि वो जब कभी भी उसके पास कस्टमर आए तो वो ईज़िली उसको निकाल कर के दे सके। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials into groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about these in higher classes. एक और रीज़न है कि क्यों ये ग्रुपिंग हमारे काम आती है। इन मटेरियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं ये हम पढ़ सकें। इनके बारे में, इन पैटर्न्स के बारे में आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा जानेंगे। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर नंबर 3 को पूरा कवर किया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ पॉसिबल डू शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एज वेल. Do subscribe the channel, and you can also check out my channel for more explanations of NCERTs. Thank you so much for your patient hearing. Have a good day.